हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी व्याकरण देखेंगे। उससे पहले हम हिंदी भाषा देखेंगे। क्योंकि हिंदी एक भाषा है और व्याकरण के माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। तो आइए पहले हम भाषा देखें। तो सवाल ये है कि भाषा कहते किसे हैं या भाषा क्या है। भाषा जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार से होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, इसमें हम लिख करके अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को हम पढ़ते हैं। दूसरा है मौखिक भाषा, इसमें हम बोलकर और दूसरों के द्वारा बोले गए को सुनकर उनके मन के भावों और विचारों को समझते और समझाते हैं। तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा, इसमें ना बोलने की आवश्यकता होती है ना लिखने की आवश्यकता होती है। इसमें हम मात्र इशारे के माध्यम से किसी के भी मन के भावों और विचारों को समझते और समझाते हैं। तो ये तो थी इसके भाषा के प्रकार। आइए देखते हैं कि भाषा बनती कैसे है, उनमें कौन कौन से अंग मिले हुए हैं। तो भाषा में 5 अंग मिले हैं। तो आइए उसको देखते हैं। भाषा 5 अंगों से मिलकर बना है: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ध्वनि, हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से जो भी आवाज निकलती है वह सब ध्वनि है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, ज्ञ, पूरा ABCD 1 2 3 जो भी हम बोलते हैं वो सब ध्वनि है। दूसरा है हमारा वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके। जैसे अ से अ तक, क से ज्ञ तक सारे वर्ण हैं। तीसरा है हमारा शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं या वह शब्द कहलाता है। जैसे कलम, कलम, अगर उसी को हम कर दें ल, कमल, ये भी आपका शब्द हो गया। अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखे जिसका कोई मीनिंग ना लिखे, जैसे म क ल मकल, क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं, तो ये शब्द नहीं हुआ। शब्द कुछ उसका मीनिंग निकलना चाहिए। चौथा है हमारा वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है जिसका एक सार्थक मीनिंग होता है, अर्थ निकलता है, वह वाक्य कहलाता है। जैसे सुधा टीवी पर कार्टून देख रही है। हम समझ रहे हैं कि सुधा एक बच्ची है जो टीवी पे कार्टून देख रही है, लेकिन अगर हम उसी को एक अटपटे ढंग से बोले सुधा रही है टीवी पर कार्टून, तो क्या ये एक वाक्य बन रहा है? नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, अर्थहीन है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य में भी उसका एक सार्थक मतलब होना चाहिए। 5वां है हमारा लिपि। लिपि, जो भी हम बोलते हैं उसको क्रमबद्ध लिखने का एक निश्चित चिन्ह होता है, उस चिन्ह को हम लिपि बोलते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, इंग्लिश की आपकी रोमन लिपि है, उर्दू, फारसी, अरबी इसकी खरोष्टी लिपि है, बांग्ला की बंगाली लिपि है। इसी प्रकार से हर भाषा की अपनी एक लिपि है जिसके द्वारा उसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये थी भाषा। हमने देखा भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के अंग क्या है। अब हम व्याकरण की ओर चलते हैं और व्याकरण को हम विस्तार से देखते हैं। तो आइए व्याकरण देखें। हिंदी व्याकरण, इसे हम 3 तरह से समझेंगे। पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर आपका वाक्य विचार। पहले हम वर्ण विचार को देखेंगे। तो वर्ण विचार में पहले हम वर्ण है, फिर आपका अयोग्य व है, फिर संयुक्त वर्ण। तो पहले हम वर्ण को देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके। जैसे अ, आ पूरा आपका अ तक, क, ख, ग पूरा आपका ज्ञ तक, ये आपका वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से हो। जैसे आपका अ से अ तक सारा स्वर वर्ण है। दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आपका क से ज्ञ तक सारा व्यंजन वर्ण हो गया। तो आइए
वर्ण के स्वर वर्ण को हम थोड़ा विस्तार से देखें। वर्ण, जैसा कि मैंने कहा स्वर वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण आपको बताया मैंने, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से हो। इसके दो भेद हैं, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। ह्रस्व, ह्रस्व में आपका अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दीर्घ स्वर या संधि स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसे थोड़ा डिटेल से देखते हैं ह्रस्वर को। ह्रस्वर, ह्रस्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में कम से कम समय लगे, और हर्ष माने होता है छोटा, आपको उच्चारण करने में कम समय लगे उसे ह्रस्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, कम समय लगा बोलने में। उसी प्रकार यहाँ ये दीर्घ स्वर या संधि स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या एक मात्रा के बराबर समय लगे। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये था आपका स्वर। स्वर वर्ण में अब बच रहा है हमारा अयोगवा और संयुक्त वर्ण, उसे हम कल के क्लासेस में देखेंगे। तब तक आप इसे रिवीजन कीजिए, चार्ट को बढ़िया से बनाइए, उसे याद कीजिए ताकि आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। और मेरे साथ बने रहिए, कोई भी क्लास आपका न छूटे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मेरा पहला वीडियो पहुंचे और आप अच्छी तरह से हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकें।